नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के निर्माण में कौन कौन सी अहम शर्तें और कौन कौन से अहम सुझावों को रखा गया था। संविधान सभा किसे कहते हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो आज हम जानेंगे संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, और भारतीय संसदीय व्यवस्था क्या होती है, इसके साथ साथ संसद क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में आप भी जानते होंगे कि ब्रिटेन के बाद जो संसदीय व्यवस्था है वो है भारत में, या यूँ कहें कि भारत के बाद संसदीय व्यवस्था जो प्रणाली है वो ब्रिटेन में है। तो भारत में ब्रिटेन की ही भांति संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन एक बात करें मतलब कि फ़र्क जानते हैं कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था दोनों ही देशों में है। तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल हमारी वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक हिस्सा होती है। जी हाँ, जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन की तरह राजा होता है, संवैधानिक शासक होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ये वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इसके पहले भी मैंने कहा कि जिस प्रकार से भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद भी आता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राष्ट्रपति जान लेते हैं कि आखिर भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, उसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या मान्यताएं होती हैं। इससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। जी हाँ, भारत का प्रथम नागरिक जिसे राष्ट्रपति कहते हैं वो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जो हैं वो निर्धारित की गई हैं हमारे देश में। तो संविधान के अनुच्छेद 58 की मैं बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए योग्य तब होगा जब वह, ये शर्तें होती हैं। देखिए, मैं राष्ट्रपति पद की योग्यता की शर्तें आपको बता रही हूँ। हम राष्ट्रपति पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की जो नागरिक है वो आयु को पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने के योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो देखिए, ये 4 अहम शर्तें हैं, योग्यता है जो कि एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए होनी चाहिए। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो इन योग्यताओं को रखता हो वो राष्ट्रपति पद के लायक है। एक नोट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या फिर संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं उन तमाम बिंदुओं पर कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, राष्ट्रपति क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल पर। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के मुताबिक पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो एक बार मैं फिर से इसे दोहराना चाहूँगी। अभी हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की। तो इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और बात करूं तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अहम बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। तो मैं आपको
अहम बिंदु बता रही हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय के ही द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अवैध नहीं होते हैं। तो एक अहम बिंदु है, इसे मैं फिर से दोहरा दूं, इस पर आप विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन विवादों का निपटारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद पर धारण रहेगा। तो खैर ये तो आप भी जानते होंगे कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करके रहता है और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा, अपने पद पर तब तक काबिज रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति पर उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। तो आगे बढ़ें। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी गैर मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। देखिए, तो आप इसमें फिर से दोहरा दूं कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी गैर मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो अगले बिंदु पर चर्चा करें कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद को त्याग सकता है। किन दशाओं में, इन पर भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी अपने पद को छोड़ सकता है, इस्तीफा दे सकता है, अपने पद को त्याग सकता है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा, देखिए राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है कैसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, देखिए अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 के मुताबिक, अनुच्छेद 56 और 61 के मुताबिक महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है। देखिए इस पर भी मैं आपको बता दूं कि महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है जो कि अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। ध्यान दीजिएगा, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि महाअभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे अभी, राष्ट्रपति इन दशाओं में 5 साल से पहले भी अपने पद को त्याग सकता है, इस्तीफा दे सकता है। पहली जो दशा मैंने आपको बताई वो थी कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है। वहीं जो दूसरी दशा है वो ये है कि अभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 के मुताबिक, इस बीच मैंने आपको बताया कि महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है जो कि अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। तो बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आखिर क्या होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दे दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की हम बात कर रहे हैं। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है कि 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन जो है वो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या फिर करवाएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझ ली जाती है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद
त्याग देना पड़ता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, इसको मैंने भी आपको समझाया। चाहे तो मैं इसे एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, यदि देखिए राष्ट्रपति यदि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब इस शर्त में किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इस महाभियोग को लगाने के लिए आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दे दी जाए, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस लिखित सूचना में होने ज़रूरी है। तो संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग के प्रस्ताव को पेश किया गया है कि 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है या फिर करवाता है, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव अब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी समझ ली जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र को दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की जो रिक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति का पद त्यागने के बाद जो राष्ट्रपति का जो पद खाली रह जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उस राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। अब बात कर लेते हैं, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी 5 वर्ष से समाप्त होती है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 61(1) के मुताबिक। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए, इसलिए उपबंध होता है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता। अभी मैं आपको दशाएं बता रही थी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है, उसके लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं। जो पहली दशा थी राष्ट्रपति पर महाभियोग, उस पर अभी हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी है, जब तक उसका पद को धारण नहीं कर लेता। तो जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर लिया जाता है। इलेक्शन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 61(1) किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए, इसलिए ये उपबंध भी किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा कि जब तक राष्ट्रपति का कोई उत्तराधिकारी उसके पद को धारण कर नहीं कर लेता है। तो आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 1.5 लाख रुपये होता है। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का मासिक वेतन आखिर कितना होता है। ये सवाल तो आपके जहन में भी उठता होगा, और ये सवाल काफ़ी अहम भी है कि राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 1.5 लाख रुपया होता है, और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो आयकर से मुक्त होता है। समझ रहे हैं आप कि आयकर से हमेशा राष्ट्रपति का जो वेतन है वो मुक्त रखा जाता है, और राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान और संसद द्वारा स्वीकृति अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का जो पूरा कार्यकाल होता है उस दौरान राष्ट्रपति के वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी निर्धारित की गई है। तो देखिए, हमने बात की राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 1.5 लाख रुपया होता है। वहीं राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपयों की वार्षिक पेंशन को भी निर्धारित किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इससे जुड़े तमाम अहम बिंदुओं पर हम पूरे विस्तार के साथ जानकारी को इकट्ठा करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये तमाम बिंदु विस्तार से समझ में आए होंगे। आपके यदि कोई भी क्वारीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।